हे एवरीवन, तो ये यूनिट 3 का सवाल है जो हमारा प्रोपोजिशनल लॉजिक है ना, वो चैप्टर उसी का एक सवाल है। एक्सप्लेन वेरियस रूल्स ऑफ इन्फरेंस ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। ठीक है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। पहले ये सवाल को देखता था ना तो मुझे लगता था जो पी क्यू आर का जो स्टेटमेंट्स नहीं होते थे कुछ इस तरीके के, पहले मैं ये समझा था कि शायद ये रूल तो नहीं पूछ रहा है, पर नहीं है, ऐसा रूल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, कुछ रूल दूसरे टाइप के हैं। अभी हम देखते हैं क्या है कि रूल्स ऑफ इन्फरेंस आर लॉजिकल प्रिंसिपल्स दैट आर यूज्ड टू डिराइव अ वैलिड कंक्लूजन्स फ्रॉम अ प्रेमिसेस। ये प्रेमिसेस है। प्रेमिसेस मतलब क्या है कि आपको कोई एक स्टेटमेंट दी जाएगी और उस स्टेटमेंट को हम लॉजिकली कोई कंक्लूजन कैसे डिराइव करेंगे, तो उसका जो रूल है ना वो रूल्स ऑफ इन्फरेंस होता है। इसको समझने से पहले ना थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये प्रोपोजिशन होता क्या है। ये यूनिट 3 का शुरुआती चैप्टर है। ठीक है, तो प्रोपोजिशन होता क्या है? इट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। यानी आपको एक जो स्टेटमेंट है यानी जो प्रोपोजिशन जो होता है एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होता है जो हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही आंसर मिलेंगे आपको। ठीक है, कभी भी बोथ में आंसर नहीं मिलेंगे। तो आपके जो प्रोपोजिशंस होते हैं कभी भी उसमें क्वेश्चन मार्क, कोई भी कमांड होगा, कोई भी एक्सप्लेनेशन होगा, वो सारे प्रोपोजिशंस नहीं होते हैं। तो आरजीपीवी में एक सवाल भी आया था जो कि आपको 3 स्टेटमेंट दी थी। अब उसको बताना था कि प्रोपोजिशन है कि नहीं है। ठीक है, बस उसको बताने थे। तो हमेशा ध्यान में रखो प्रोपोजिशन का मतलब स्टेटमेंट होता है और ये एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होता है जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में ही होगा, बोथ में नहीं होगा। ठीक है, ये यूनिट 3 का शुरुआती बातें हैं। बस मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एग्जांपल ऑफ प्रोपोजिशन समझो। जैसे कि 9 + 2 = 11 होता है, ये एक ट्रू सेंटेंस है। पर डू यू स्पीक हिंदी, डू यू स्पीक हिंदी एक क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, तो ये प्रोपोजिशन है ही नहीं। मे गुड ब्लेस यू, ये आप विश कर रहे हो, तो ये है ही नहीं है। व्हाट अ हॉट डे, ये क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेशन है। ठीक है, ये भी प्रोपोजिशन नहीं है। जैसे 5 + 9 ये प्रोपोजिशन है। आई गो टू मार्केट, देखो यहाँ आप अपनी आदतें बता रहे हो जो कि ये ट्रू है। ठीक है, आई गो टू मार्केट, हाँ ये चीज़ें सही लग रही है, तो ये आपका एक प्रोपोजिशन है। तो यहाँ पे देखो जो प्रोपोजिशंस होते हैं आर डिनोटेड बाय लेटर्स पी क्यू आर से ही डिनोट करते हैं। जो आपके प्रोपोजिशंस होते हैं ना उसको पी क्यू आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोपोजिशन सेंटेंस के एग्जांपल है। यहाँ पे आरजीपीवी में देखो 2-3 सवाल पूछे थे। देखिए एक एग्जांपल है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये क्या है, इसके आंसर क्या है? ये ट्रू है, मतलब कि हाँ सन ठीक है, मतलब पश्चिम में सेट्स होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें द सन सेट्स इन द ईस्ट। अब ये फॉल्स सेंटेंस है पर इसका ट्रू और फॉल्स तो आंसर आ रहे हैं ना, तो ये आपके प्रोपोजिशन के एग्जांपल है। और ये तीनों एग्जांपल थे कि इट इज रैनिंग। आपको पता है यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट इज रैनिंग, ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है कि हाँ बारिश हो रही है, तो ये भी आपका एक प्रोपोजिशन है। आई एम कैरिंग एन अम्ब्रेला, ये भी आपका प्रोपोजिशन है, आपने छाता लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस सेंटेंसेस में ना कोई आपका क्वेश्चन मार्क मिल रहा है, ना कोई आप किसी को कमांड दे रहे हो, ना कोई एक्सप्लेनेशन, मतलब ना कोई खुशी दुखी जता रहे हो। ठीक है, हुर्रा इंडिया वॉन द मैच, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस नहीं है। ये एक नॉर्मल डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है। तो ये आपके प्रोपोजिशंस होते हैं। जैसे कि आई स्टे ड्राई, ये भी आपका एक प्रोपोजिटिव सेंटेंसेस है। और जो भी आपके प्रोपोजिशंस होते हैं उसको पी क्यू आर से डिनोट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ इस सवाल को समझ लेंगे आप। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि आपको ना इनके तो चीज़ें पता होंगी ना, कंजक्शन डिसजक्शन जिसके टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन निकालने रहते थे, तो इनकी चीज़ों का आप याद कर लेना। आपको पता होगा कॉन्ट्राडिक्शन टोटोलॉजी कैसे निकालते हैं, इसलिए मैंने उस पर लेक्चर नहीं बनाया। ठीक है, क्योंकि अदर टॉपिक पढ़ने थे मुझे, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। ये चीज़ आपको पता हो गई। तो अब हम आते हैं, बहुत सारे रूल्स ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक है क्या। ठीक है, ये इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये जो सवाल है ना इस पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, हाईली चांसेस है हम लोग के पेपर में ये हिट करे, इसलिए। अब देखो रूल्स ऑफ इन्फरेंस क्या है, एक लॉजिकल प्रिंसिपल है, मतलब एक ऐसा प्रिंसिपल बोल सकते हो दैट यूज टू डिराइव अ वैलिड कंक्लूजन फ्रॉम अ गिवन प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब है स्टेटमेंट, यानी आपको कोई एक स्टेटमेंट मिलेंगे। स्टेटमेंट का मतलब वही होगा प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब वही जो पी क्यू आर के फॉर्म में जो रहते थे, पी क्यू आर के फॉर्म में उसी को प्रोपोजिशन बोलते हैं, मतलब डिनोट करते हैं प्रोपोजिशन को। तो वो मिलेंगे और कुछ रूल्स होंगे, उस रूल्स के हिसाब से हम आपके जो प्रोपोजिशंस होंगे या प्रेमिसेस होंगे उनसे कुछ चीज़ें हम डिराइव करेंगे, कंक्लूजन डिराइव करेंगे, तो वो हमारा रूल्स ऑफ इन्फरेंस होता है। अब यही बात है कि रूल्स ऑफ इन्फरेंस इन प्रोपोजिशनल लॉजिक डील्स विथ प्रोपोजिशन। वही बात है जो आपके प्रोपोजिशंस होते हैं, जो यहाँ पे मैंने बताया था ना शुरू में, ये जो प्रोपोजिशंस होते हैं जिसको पी क्यू आर से डिनोट करती है, कोई एक डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो ये चीज़ें आपको मिली जाएंगी। और कुछ रूल्स ऑफ प्रोपोजिशंस है, सॉरी रूल्स ऑफ इन्फरेंस है, जिसकी मदद से हम कोई कंक्लूजन डिराइव करेंगे। तो वही बात है, रूल्स ऑफ इन्फरेंस किससे डील करता है, वो स्टेटमेंट से, प्रोपोजिशन से दैट आइदर ट्रू या फॉल्स होते हैं। अब ध्यान से देखो,
ये जो रूल्स ऑफ इन्फरेंस है ना, ये लॉजिकल प्रिंसिपल किस लॉजिक पे काम करता है, तो कुछ लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं, आपको पता भी होगा, इसको एंड बोलते हैं, ये भी हो जाता है, तो इसको भी नहीं बोलते, इसका नाम देखो मुझे भी थोड़ी कन्फ्यूजन लगते हैं, मतलब भूल जाता हूँ कई बार। इसको कंजक्शन बोलते हैं, इसको डिसजंक्शन बोलते हैं, जिसको ये एंड है ना ये और है। उसके बाद ये कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू है, पी इम्प्लाइज क्यू है। उसके बाद बात करें बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को इस तरीके से डिनोट करते हैं, निगेशंस है, निगेशन का मतलब नोट होता है, तो इनसे ही आपके रूल है, इन्हीं रूल का यूज करोगे आप, इन्हीं लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज करके आप कंक्लूजन डिराइव करोगे किसी भी प्रोपोजिशंस, प्रेमिसेस या स्टेटमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस है। पहला रूल्स आपका जिसको मोड्यूस पोनेंस बोलते हैं, MODUS PONENS, इसका शॉर्टकट नाम MP बोल दिया, तो मोड्यूस पोनेंस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक P दिया जाएगा, P का मतलब आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा जो इम्प्लाइज है Q। ठीक है, P इम्प्लाइज है Q का। आप देखो अगर P ट्रू है, यहाँ से देखो अगर P आपका ट्रू है तो Q को भी ट्रू होना पड़ेगा, ये एक पहला रूल्स है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन इसका समझो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर P ट्रू है एंड P इम्प्लाइज Q है, अगर P ट्रू है, P इम्प्लाइज Q है, तो देन Q मस्ट भी ट्रू होना चाहिए, इसको मोड्यूस पोनेंस बोलते हैं। मतलब कि इसका एक एग्जाम्पल से समझो, आपके पास प्रीमिसेस का आई, आपके पास प्रीमिसेस क्या आई, देखो इट इज इफ इट रेन्स द ग्राउंड विल बी वेट, ये वेट है, तो इफ इट रेन्स द ग्राउंड विल बी वेट। ध्यान से देखो ये पहला P क्या है, इट विल, इफ इट रेन, अगर बारिश होगी तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, द ग्राउंड विल बी वेट, Q हो जाएगा। तो अगर P ट्रू है, ध्यान से देखो प्रेमिसेस का मतलब देखो कुछ इस तरीके से थी ना, पहले P इम्प्लाइज Q है, अगर P ट्रू है तो Q को भी ट्रू होना पड़ेगा, ये था आपका मोड्यूस पोनेंस में। तो नाम थोड़ा मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना, हाँ, मोड्यूस पोनेंस में। ठीक है, तो अगर बारिश हो रही है, बात है ट्रू है, तो देखो प्रोमिस है, प्रोमिस नहीं है, प्रेमिस में देखो अगर बारिश हो रही है तो ग्राउंड विल बी वेट, वेट का मतलब भीग जाएगा, तो ग्राउंड विल बी वेट होगा, भीग जाएगा, तो अगर ये सही है तो ये भी सही है। उसके बाद मोड्यूस टोलेंस TOLLENS, मोड्यूस टोलेंस में क्या है, अगर P इम्प्लाइज Q है तो निगेशन ऑफ Q हो तो निगेशन ऑफ P को भी होना पड़ेगा। मतलब कि अगर P जो है इम्प्लाइज Q हो एंड Q इज फॉल्स, निगेशन का मतलब नोट होता है ना, तो Q फॉल्स हो तो P को भी फॉल्स होना पड़ेगा। तो ये मोड्यूस टोलेंस क्या है, ये वो मोड्यूस पोनेंस का ठीक उल्टा है ना। तो यहाँ पे देखो मतलब कि अगर बारिश होगी, इफ इट रेन्स द ग्राउंड विल बी वेट, इसका मतलब ये है कि अगर आपको दो स्टेटमेंट P और Q दे दी कि अगर इफ इट रेन्स द ग्राउंड विल बी वेट, ये पहला प्रेमिस मिल गया। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि ये Q वाले का क्या बोल रहा है, अगर ये पहला P क्या है, P पहला क्या है, इफ इट रेन्स, देखो पहला P है इफ इट रेन्स, दूसरा Q क्या है, द ग्राउंड विल बी वेट, Q क्या है, ग्राउंड विल बी वेट, तो निगेशन ऑफ Q की जगह पे क्या लिखोगे, द ग्राउंड विल बी नॉट वेट, द ग्राउंड विल बी नॉट वेट, समझ रहे हो। फिर तीसरी लाइन में क्या होगा, अगर जब ये नॉट वेट है तो बारिश भी तो नहीं हो रही है, तो वही बात है, इट इज नॉट रेनिंग। ये होता है मोड्यूस टोलेंस में, चीज़ों का ऐसे लिखना, फ्रॉम P इम्प्लाइज Q हो रहा है तो निगेशन ऑफ Q है तो निगेशन ऑफ P होगा। ठीक है, उसके बाद हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म, ये नाम बहुत थोड़े अजीब से, बस नाम ध्यान में रखना। इसमें क्या है, अगर P इम्प्लाइज Q है और Q भी इम्प्लाइज R को कर रहा है तो देन P इम्प्लाइज भी R को करना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर P इम्प्लाइज Q हो, Q इम्प्लाइज R हो, देन P इम्प्लाइज R, इसको थोड़ा सा ये इस तरीके से मॉडल में लिख देना। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझो, अगर देखो इफ़ इट रेन्स, देखो अगर बारिश हो रही है तो P हमारा स्टेटमेंट है ना, ये P प्रोपोजिशन P को बोल दिया, द ग्राउंड विल बी वेट। ठीक है, हमने Q को क्या बोल दिया, ग्राउंड विल बी वेट। उसके बाद बात करें, Q को हमने बोल दिया ग्राउंड विल बी वेट। उसके बाद क्या है, इफ़ द ग्राउंड विज वेट, ठीक है, यानी यही Q सेंटेंस है, यानी यही Q स्टेटमेंट है आपका। अगर ग्राउंड वेट होगा तो प्लांट्स विल ग्रो होगा। तो समझ रहे हो, आपके पास प्रेमिसेस मिल रही है, आप उसका लॉजिकली ऑपरेशंस लगा रहे हो, ऑपरेशंस नहीं मतलब लॉजिकली सोच रहे हो, किसकी सहायता से, ये जो कुछ कनेक्टिव्स है, एरो वाले, इम्प्लाइज वाले, फिर निगेशन वाले, इनसे आप उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट बता रहे हो ना, तो वही आपके रूल्स ऑफ इन्फेरेंस होते हैं। तो देखो पहला P स्टेटमेंट था, अगर बारिश हो गई तो द ग्राउंड विल बी वेट, तो Q आपका था ग्राउंड विल बी वेट। अब Q जो है ट्रू हो गया, यानी द ग्राउंड विल बी वेट हो, तो हमारे पास R स्टेटमेंट क्या है, प्लांट विल ग्रो होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, देन P इम्प्लाइज R हो जाएगा। तो P स्टेटमेंट क्या था हमारा, इफ इट रेन्स
तो पी की जगह लिख दोगे आप इफ इट रेन्स, फिर उसके बाद लिखोगे आर स्टेटमेंट क्या होगा, प्लांट्स विल ग्रो। तो अगर बारिश होगी तो प्लांट भी ग्रो होगा। तो वही बात बोले, अगर बारिश होगी तो ज़मीन तो भीगेगा ही, अगर ज़मीन भीगेगा तो प्लांट भी ग्रो होगा। और लास्ट की कंडीशन में क्या होगा, अगर बारिश होगा तो सिंपली आप बोलो प्लांट भी ग्रो होगा। तो ये होता है हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे डिसजक्टिव सिलोगिज्म। डिसजक्टिव सिलोगिज्म का मतलब क्या है, अगर पी ये डिसजंक्शन का साइन है, ठीक है, डिसजंक्शन है ये, जिसको और भी बोलते हैं। अगर P डिसजंक्शन Q हो तो आप निगेशन P करो देन Q करो, इसको याद करने होंगे। तो अगर P और Q ये देखो ये डिसजंक्शन है ना, तो इसको और बोलते हैं। अगर P और Q इज ट्रू तो P और Q दोनों अगर सत्य हो और उसमें से P ट्रू ना हो, प्री सत्य जो कि प्री बोलो मैं, अगर P सत्य ना हो तो Q विल बी ट्रू होगा। इसके लिए कैसा एक लॉजिकल प्रेमिस सोचो, मतलब कोई आप एक ऐसा स्टेटमेंट सोचो, आइदर आई विल गो कॉलेज और विल स्टे होम। आपके पास दो चॉइसेस है, और का मतलब आपके पास दो चॉइसेस हो गए ना, तो आइदर आई विल गो कॉलेज और आई विल स्टे होम। तो अगर मैं कॉलेज नहीं गया तो मैं घर पे रहूँगा, यही बात हुई ना। तो पी स्टेटमेंट क्या है, इफ़ आई विल गो होम, आइदर आई विल गो कॉलेज, ये पी स्टेटमेंट हो गया, आइदर आई विल गो कॉलेज। और क्यू स्टेटमेंट क्या हो गया, आई विल स्टे होम। तो अगर आपका पी गलत हो गया, पी नोट मतलब कि अगर आप कॉलेज नहीं जाओगे तो ये पी मतलब निगेशन पी का मतलब यही होगा कि अगर आप कॉलेज नहीं गए तो क्यू का मतलब हो जाएगा, तो आप घर पे रहोगे, ये ट्रू हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, तो प्रेमिसेस में ये हो जाएगी कि आई विल नॉट गो टू कॉलेज, ठीक है, ये निगेशन पी का मतलब हो जाएगा आई विल नॉट गो टू कॉलेज। देन कंक्लूजन आपका निकलेगा, ये देन का मतलब यही कंक्लूजन का मतलब होगा, तो आई विल स्टे होम। तो ये होता है डिसजक्टिव सिलोगिज्म। अब पांचों याद कर लो कंजंक्शन। तो अगर पी ट्रू है एंड क्यू भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें ट्रू है, तो देन पी और ये डिसजक्शन है, इसको कंजक्शन बोलते हैं। मैं भी रात में बोल रहा हूँ ना तो दिमाग थोड़े से, इसको हम बोलते हैं कंजक्शन बोलते हैं। कंजक्शन का मतलब समझते हो ना, इसको एंड होता है, कंजक्शन का मतलब एंड होता है। तो अगर एक स्टेटमेंट पी है और दूसरा स्टेटमेंट क्यू है तो दोनों के बीच में एंड जोड़ दो, यानी कि इफ़ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज ट्रू देन देयर कंजक्शन इज ट्रू। मतलब क्या हुआ कि अगर इट इज़ रैनिंग हो रही हो, पहला स्टेटमेंट ये पी हो गया, दूसरा स्टेटमेंट इट इज़ वाइंडी हो रही हो, तो अगर हम पी इस तरीके से पी कंजक्शन क्यू कर रहे हो तो इट इज़ रैनिंग, और इसको एंड बोलते हैं, तो इट इज़ रैनिंग एंड इट इज़ वाइंडिंग। समझ रहे हो विनोद? तो ये हो जाता है कंजक्शन का ये पांचवा पॉइंट, ठीक है। मैं बोलने में थोड़ा सा फास्ट वे में चल रहा हूँ ना, तो बोलने में थोड़े से हो रहे हैं, तो अब माफ़ करना, ऐसे मिस्टेक्स को इग्नोर कर देना, ठीक है। आई एम जस्ट ऑन द फेज ऑफ द लर्निंग, तो ये 1 साल बाद ठीक हो जाएंगे। मैं हर बार कोशिश करता हूँ अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करूँ, बट होता नहीं है। सिंप्लीफिकेशन की बात करो 6 पॉइंट में, तो हमारा फ्रॉम यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, अगर पी आपका हो कंजक्शन यानी पी एंड क्यू हो, अगर पी एंड क्यू हो तो हमारे पास केवल पी ही होना चाहिए, यानी कि इफ़ इट इज़ रैनिंग एंड इट इज़ वाइंडी हो, इट इज़ रैनिंग और ये कंजक्शन का मतलब एंड होता है, एंड वाइंडी हो, तो कंक्लूजन में कोई एक स्टेटमेंट लो, इट इज़ वाइंडी। समझ रहे हो? इसको हम सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। सातवां में बात करें तो एडिशन। अगर P ट्रू हो तो देन क्या करो, P और Q दोनों को ट्रू करवा दो, यानी कि अगर इफ़ अ स्टेटमेंट P इज ट्रू, एक स्टेटमेंट P ट्रू हो, देन द डिसजंक्शन ऑफ द स्टेटमेंट विथ एनी अदर स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये डिसजंक्शन है ना, डिसजंक्शन का मतलब क्या है, और होता है। तो और का मतलब क्या, अगर आप कोई एक सेंटेंसेस लो, ठीक है, उसके साथ उस सेंटेंसेस के साथ और भी चीज़ें बातें बता रहे हो तो दोनों को ट्रू मान लो, ठीक है। तो इफ़ अ स्टेटमेंट P इज ट्रू देन द डिसजंक्शन ऑफ द स्टेटमेंट Q हो गया ना विथ एनी अदर स्टेटमेंट, या फिर P स्टेटमेंट के साथ इज ऑल्सो ट्रू। तो एक प्रेमिस है इट इज़ रैनिंग, और आपने इट इज़ रैनिंग के साथ आपने एक और वर्ड जोड़ दिया, इट इज़ रैनिंग और सन्नी, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। आप समझ रहे हो? जैसे कि मैं जलेबी खा रहा हूँ, ठीक है, मैं जलेबी खा रहा हूँ और एक स्टेटमेंट और भी जोड़ दे रहा हूँ, मैं जलेबी खा रहा हूँ और डांस कर रहा हूँ, तो ये और है, तो मैं जलेबी खा रहा हूँ और डांस कर रहा हूँ, तो कंक्लूजन में ये हो जाएगा। तो पहले पी में क्या हो जाएगा, मैं जलेबी खा रहा हूँ और एक स्टेटमेंट जोड़ दिया, तो मैं जलेबी खा रहा हूँ और डांस भी कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि अजीब सा एग्जाम्पल दे दिया, पर हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया ना। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई ना। बस आपको इतने पार्ट को लिखना है, एक नोटबुक में लिख देना या फिर एक चीट शीट में लिख देना और उसको याद कर लेना, ठीक है। हाईली चांस है रिपीट होने का। मोड्यूस पोनेंस क्या है, ठीक है, उसके बाद था आपका मोड्यूस टॉलेंस था, देन हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म था, उसके बाद डिसजस्टिव सिलोगिज्म था,
कंजक्शन था, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन था, उसके बाद एडिशन था। ठीक है, ये सारे रूल्स आप जरूर ध्यान में रखना। ये एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, स्टेटमेंट मिल रही है यानी प्रेमिसेस हमें मिल रही है, उसका हमें कुछ इसकी हेल्प से कुछ रूल्स ऑफ इन्फेरेंस यानी जो प्रेमिसेस जो थी यानी लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ के हेल्प से उसका हम लॉजिकली क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, यही हमारा कुछ रूल्स होते हैं। तो ये सवाल आपको आ गया ना बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। अच्छा, लास्ट चीज़ मैं बताता हूँ, देखो ये जो यूनिट 3 है ना, आपके पास ये सारे ट्रूथ टेबल याद होने चाहिए ताकि आप टोटोलॉजीज के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ, उसके बाद कॉन्ट्रडिक्शंस के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। और तीसरा एक और प्रॉब्लम आता है, तीसरा उसमें आता है आपके लॉजिकली इक्विवेलेंस का भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बस ये ट्रूथ टेबल आपको पता होना चाहिए, तो ये चीज़ें बन जाएगी, चीज़ें बहुत आसान होती थी। उसके बाद CNF DNF भी है, तो ये भी आप देख लेना। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें हमने देख लिया ना, समझ में आ गया ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय।